नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं, और वो है संविधान का भाग 4। देखिए, ये केवल कुछ कानूनी पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। आज की हमारी इस चर्चा में हम विशेष रूप से अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक के सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये चंद पंक्तियां हमारे समाज का आज और कल तय करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे कि नीति निदेशक तत्व आखिर क्या है। फिर हम राज्य और उसकी प्रकृति को समझेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बात करेंगे, समानता और न्याय के प्रावधानों को देखेंगे, ग्राम पंचायतों के गठन पर चर्चा करेंगे और अंत में इस पूरे विषय का निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। भाग 1, नीति निदेशक तत्व आखिर क्या है ये? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे आज़ादी के उस दौर में जाना होगा। जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब हमारे देश के पास इतने वित्तीय संसाधन, या सीधे शब्दों में कहें तो इतने पैसे नहीं थे कि सरकार नागरिकों को रातों रात सभी सामाजिक और आर्थिक अधिकार दे सके। इसलिए आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेते हुए इन नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी को हमारे संविधान में शामिल किया गया। आप इन्हें सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह मान सकते हैं, एक ऐसी गाइडलाइन जिसे ध्यान में रखकर भविष्य की नीतियां बनाई जानी थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम अनुच्छेद 36 और 37 के जरिए राज्य और उसकी प्रकृति को समझेंगे। अनुच्छेद 36 बहुत ही स्पष्ट रूप से उस अथॉरिटी को परिभाषित करता है जिसे ये नीतियां लागू करनी हैं। यहाँ राज्य शब्द का मतलब सिर्फ हमारा देश या कोई एक प्रदेश नहीं है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और हर स्तर के स्थानीय प्राधिकरण सब शामिल हैं। संक्षेप में समझें तो ये पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी की ही परिभाषा है। अब यहाँ अनुच्छेद 37 एक बहुत ही दिलचस्प और क्रूशियल अंतर स्पष्ट करता है। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो न्याय संगत हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन होता है तो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये गैर न्याय संगत हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए सरकार पर केस नहीं कर सकता। पर रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिद्धांत कमजोर हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं है। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये देश के शासन में बिल्कुल मूलभूत है और कोई भी कानून बनाते समय इनका पालन करना राज्य का परम कर्तव्य है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह का मॉरल कंपस है। अगर हम इन सिद्धांतों की वैचारिक जड़ों को देखें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ पिरोकर एक संतुलित और मजबूत राष्ट्र का सपना देखा था। अब बात करते हैं भाग 3 की, जहां हम अनुच्छेद 38 के तहत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या की है वो इस एक विचार में बखूबी झलकती है: अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण और सभी की खुशी। एक राज्य या सरकार का काम सिर्फ पुलिस व्यवस्था बनाए रखना या कानून व्यवस्था को संभालना भर नहीं है। उसका असली लक्ष्य है कि वो एक्टिव होकर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी और भलाई के लिए काम करें। इसलिए अनुच्छेद 38 सरकार को यह बहुत ही एक्टिव जिम्मेदारी सौंपता है कि वो अमीर और गरीब के बीच की इस खाई को कम करे। ये सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले और अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों के बीच भी आय, अवसरों और प्रतिष्ठा की असमानता को पूरी तरह से मिटाने का कड़ा निर्देश देता है। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर, अनुच्छेद 39, जो समानता और न्याय के विशिष्ट प्रावधानों पर बात करता है। संविधान बनाने वालों का विजन यहाँ बहुत ही स्पष्ट था। जरा सोचिए, 1950 के दशक में ही हमारे संविधान ने खंड 39D के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश दे दिया था। उस दौर के हिसाब से ये कितनी प्रगतिशील सोच थी, है ना, कि जेंडर या लिंग के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि देश के संसाधनों का इस तरह से बंटवारा हो कि किसी एक जगह धन का एकाधिकार या कब्जा न हो जाए। और बात सिर्फ पैसे या संसाधनों के वितरण तक ही सीमित नहीं है। ये सिद्धांत कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए एक ढाल का काम भी करते हैं।
अनुच्छेद 39 ये भी तय करता है कि आर्थिक मजबूरी के चलते कोई भी नागरिक ऐसा काम न करे जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक न हो। बच्चों को खतरनाक उद्योगों से बचाना इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अनुच्छेद 39A इस बात की पूरी गारंटी देता है कि अगर कोई गरीब है तो सिर्फ पैसे की कमी के कारण वह न्याय से वंचित न रह जाए। राज्य उसे मुफ्त कानूनी सहायता जरूर देगा। चलिए अब भाग 5 की तरफ मुड़ते हैं, जहां अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। ये जो सिद्धांत है ना, ये एकदम विशुद्ध गांधीवादी विचार है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि गांवों को सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार के भरोसे ही न छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई के रूप में पूरी तरह सशक्त बनाया जाए। ऐसा इसलिए ताकि गांवों के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद कर सकें और प्रशासन में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और समय के साथ इस विचार को जमीन पर उतरते हुए देखना वाकई दिलचस्प है। जो बात 1950 में सिर्फ एक निर्देश के रूप में अनुच्छेद 40 में लिखी गई थी, उसने 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत ही ठोस वास्तविकता का रूप ले लिया। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने एक बेहतरीन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था खड़ी है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव यानी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे क्या है? वो ये है कि भले ही आप इन अनुच्छेदों को अदालत से लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सच यही है कि ये हमारे देश की आधुनिक नीतियों के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव की तरह काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। अनुच्छेद 37 साफ साफ कहता है कि आप इन सिद्धांतों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी देश चलाने के लिए और नीतियां बनाने के लिए ये सबसे बुनियादी उसूल हैं। अगर हम इस पूरे खाके को देखें तो समझ आएगा कि डीपीएसपी हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूते हैं। गांव की पंचायतों से लेकर दुनिया भर में शांति बनाए रखने तक ये सिद्धांत हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को कैसे बुनते हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। अब मन में एक सवाल आता है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं। देखिए, अंतर बहुत साफ है। मौलिक अधिकार एक तरह से सरकार की शक्तियों पर ब्रेक लगाते हैं और अगर इनका हनन हो तो हम सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी सरकार को कुछ सकारात्मक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कहते हैं कि सरकार को जनता के लिए ये योजनाएं बनानी चाहिए। ये कोर्ट में तो लागू नहीं होते, लेकिन अच्छे शासन के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। आज की इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हमने इन अनुच्छेदों को 5 मुख्य विषयों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे कल्याणकारी दृष्टिकोण से और फिर सामाजिक सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण और आखिर में विरासत और वैश्विक शांति पर बात करेंगे। तो आइए सीधे अपने पहले विषय की ओर चलते हैं, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा। ये हिस्सा पूरी तरह से समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाने पर है जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। संविधान का ये हिस्सा किसी सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच से कम नहीं है। ये महिलाओं, SC/ST समुदायों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के लिए खास तौर पर ढाल का काम करता है। डीपीएसपी का एक ही लक्ष्य है, विकास की इस दौड़ में कोई भी इंसान पीछे न छूट जाए। चलिए अब इन 3 अहम अनुच्छेदों 41, 42 और 43 को देखते हैं, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की नींव हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 41, जो कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा या बीमारी की स्थिति में राज्य आपको काम, शिक्षा और मदद का अधिकार देगा। फिर आता है अनुच्छेद 42, जो सुनिश्चित करता है कि काम करने की जगह इंसानों के लायक हों और महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता मिले। और इसके बाद अनुच्छेद 43 बात करता है एक सम्मानजनक निर्वाह मजदूरी की और ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की। अब शिक्षा के बिना कैसा सशक्तिकरण? अनुच्छेद 45 राज्य को सीधा निर्देश देता है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 46 का फोकस बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाएगा और हर तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से उन्हें बचाएगा। चलिए अब अपने दूसरे विषय पर आते हैं। ये भारतीय राजनीति में शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अब इस मुद्दे पर जो बहस है वो काफी दिलचस्प और गहरी है। इसके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है।
एक तरफ इसके समर्थन में तर्क हैं, जैसे कि ये कानून के सामने सबको एक समान बनाएगा, महिला सशक्तिकरण में मदद करेगा और समाज को आधुनिक बनाएगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू में भी उतनी ही गंभीर चुनौतियां हैं। जैसे भारत में इतने अलग अलग धर्मों और परंपराओं के अपने पर्सनल लॉ हैं, जिन्हें पीछे छोड़ना आसान नहीं है। आम सहमति का अभाव है और इतनी विविधताओं वाले देश के लिए एक इकलौता ड्राफ्ट तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, जो है पर्यावरण और कृषि। हमारा संविधान देश की सेहत, खेती के आधुनिकीकरण और प्रकृति के संतुलन को लेकर क्या विजन रखता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 47 साफ तौर पर राज्य की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वह लोगों के पोषण और जीवन स्तर को सुधारे। इसी के तहत शराब और हानिकारक नशीली दवाओं पर रोक लगाने का प्रयास करने की बात भी कही गई है। वहीं अनुच्छेद 48 हमारी कृषि अर्थव्यवस्था पर फोकस करता है। यह निर्देश देता है कि खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से किया जाए। इसमें खास तौर पर गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने की बात शामिल है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को कैसे बदलता है। अनुच्छेद 48A इसका परफेक्ट उदाहरण है। इसे 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये राज्य को सीधे सीधे ये ड्यूटी देता है कि वो हमारे जंगलों, वन्यजीवों और पूरे पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार लाए। ये दिखाता है कि हम अपने इकोसिस्टम को लेकर कितने सजग हैं। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, विरासत और वैश्विक शांति। ये अनुच्छेद 49, 50 और 51 है, जो तय करते हैं कि हम अपने घरेलू ढांचे को कैसे मजबूत रखेंगे और दुनिया के सामने कैसे पेश आएंगे। ये 3 निर्देश बहुत ही अहम हैं। अनुच्छेद 49 कहता है कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों को विनाश से बचाया जाए। अनुच्छेद 50 हमारे लोकतंत्र के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। ये कहता है कि न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स हमारी कार्यपालिका यानी सरकार के दखल से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र होनी चाहिए। और अंत में अनुच्छेद 51 जो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने, देशों के बीच सम्मानजनक रिश्ते रखने और झगड़ों को बातचीत से सुलझाने की बात करता है। अब हमारा 5वां और आखिरी विषय। हमने इतनी सारी सैद्धांतिक बातें कर लीं, लेकिन क्या वाकई इनका धरातल पर कोई असर हुआ है? आइए देखते हैं कि इन निर्देशों ने हमारे आज के कानूनों को कैसे आकार दिया है। भले ही हम इन डीपीएसपीज को लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने हमारी असल जिंदगी में कितने बड़े बदलाव किए हैं। अनुच्छेद 41 यानी काम के अधिकार ने ही मनरेगा, MGNREGA जैसे ऐतिहासिक कानून को जन्म दिया। बच्चों की शिक्षा वाले निर्देश से ही राइट टू एजुकेशन या RTE एक्ट बना। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और मातृत्व लाभ अधिनियम अनुच्छेद 42 का ही तो नतीजा है। और पर्यावरण बचाने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। तो देखा आपने, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये हमारे सिस्टम की हकीकत हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि नीति निदेशक सिद्धांत वास्तव में गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी सोच का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे मिनर्वा मिल्स केस में, साफ किया है कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच एक परफेक्ट सामंजस्य होना चाहिए। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जबकि डीपीएसपी पूरे समाज को साथ लेकर चलने का और उसके कल्याण का रास्ता बनाते हैं। इस चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या हमारा देश सच में उस अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाले लक्ष्य को हासिल कर पाया है? इन निर्देशों को हम कितनी प्रभावी ढंग से पूरा कर रहे हैं? एक कल्याणकारी राज्य बनने की ये यात्रा अभी थमी नहीं है और इन उसूलों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज के रूप में हम सबकी है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।